इसलिए शुक्र और पृथ्वी इतने अलग हैं कि एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न जैसे कि एक दिन या एक वर्ष कितना लंबा है, जिसका पृथ्वी पर बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, शुक्र पर एक दिन पूरी तरह से समझ में आता है। अगर हम इसे पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शुक्र पर एक दिन वास्तव में एक वर्ष से अधिक लंबा होता है। शुक्र ग्रह पर पृथ्वी के 243 दिन होंगे, जबकि एक वर्ष केवल 225 दिनों का होगा। इसलिए यह ऐसा है जैसे आपका जन्मदिन हर दिन होता है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी के दुष्ट जुड़वां का उपनाम दिया जाता है। उनके अंतर इतने अधिक हैं कि आप सोचते हैं कि वे पूरी तरह से अलग अलग आकाश गंगाओं से हैं। बस आपको एक विचार देने के लिए, यदि दिन के अंगूठे का अनुपात पर्याप्त नहीं होता तो वे कितने दूर होते। पृथ्वी शुक्र ग्रह पर पश्चिम में उगती है, लेकिन इन दिनों पूर्व में अस्त होती है। इन दोनों के बीच बहुत कम समानताओं में से एक उनका आकार है। लेकिन उस समय की कल्पना करने का प्रयास करें जब शुक्र और पृथ्वी एक फली में मटर की तरह थी। सौर मंडल की शुरुआत से ही शुक्र पार्टी का जीवन हुआ करता था। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ने सतह के तापमान में एक तरल पानी के महासागर की भी मेजबानी की होगी, जो 2 अरब तक जीवन का स्वागत कर सकता था वर्षों। लेकिन आधुनिक शुक्र एक अलग कहानी है। हम अत्यधिक तापमान और घने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस ब्रह्मांडीय बदलाव के आकार का स्थान और दृष्टिकोण क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य से दूरी और आंतरिक गर्मी ने आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। शुक्र और पृथ्वी की नियति वैसे 3 भाई बहन हुआ करते थे जिन पर जीवन हो सकता था। शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह अब एक ओवन में 3 कपकेक की कल्पना करें। जब वे पूरी तरह से पक गए तो उन्हें ओवन से बाहर निकाला गया। उनमें से एक को एक के सामने रख दिया गया। सर्दियों के बीच में खुली खिड़की दूसरी को सावधानी से मेज पर रखा गया था और एक अच्छे साफ रसोई के तौलिए से ढक दिया गया था, और आखिरी वाली गलती से भूल गई थी और ओवन में छोड़ दी गई थी। मंगल, पृथ्वी और शुक्र उन कपकेक की तरह हैं। मंगल बहुत ठंडा हो गया है और स्वागत योग्य नहीं है। पृथ्वी अभी भी अच्छी और गर्म है और सभी अप्रिय चीजों से अच्छी तरह सुरक्षित है। जैसे तौलिया उस भाग्यशाली कपकेक की रक्षा करता है, और शुक्र भीषण गर्म हो गया और विकास के मामले में इसका उपभोग करना असंभव हो गया। पृथ्वी ने अपने महासागरों को स्थिर वातावरण और जैव विविधता बनाए रखते हुए धीमी और स्थिर राह अपनाई। शुक्र दूसरी ओर तापमान बढ़ने से इसके महासागर वाष्पित हो गए और ग्रीन हाउस गैसें इसमें समा गईं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास एक ऐसा ग्रह है जहां आप जुलाई में एक स्नोमैन की तुलना में तेजी से पिघलेंगे। इसके विपरीत मंगल आपको कुछ ही सेकंड में बर्फ के टुकड़े में बदल देगा, लेकिन संभावना है कि यह किसी समय काफी मेहमान नवाज रहा होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह बहती नदियों और झीलों से ढका हुआ था और यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि आज भी मंगल पर एक महासागर है जिसे ओशनिस बोरेलिस कहा जाता है, या जो एक बार हुआ करता था उसके अवशेष हैं। एक महासागर जिसने समय के साथ अपना लगभग सारा पानी खो दिया है। अब मंगल ग्रह पर पानी के स्रोतों में ध्रुवीय बर्फ की टोपी और चट्टानों में खनिज शामिल हैं। अनुमान के अनुसार कुल पानी का केवल 1% वाष्पित हुआ, जबकि 99% अभी भी लाल ग्रह में बंद है। बर्फ की ध्रुवीय टोपी हैं। यह समझना बहुत आसान है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर भी वही चीज है, लेकिन पानी युक्त चट्टानें सरल हैं। मंगल पर कम से कम 4 प्रकार के जलीय खनिज हैं। सिलिकॉन ऑक्सीजन से बनी जलीय मिट्टी है, और उनके बारे में अच्छी बात यह है कि उनमें मैग्नीशियम भी हो सकता है, और आयरन जो कि सल्फर आधारित हाइड्रोसल्फेट हैं। क्या आपको नहीं पता? मुझे पता है कि आपने सड़े हुए अंडों की गंध के बारे में सोचा था, लेकिन यह हाइड्रोजन सल्फर की खासियत है, न कि केवल सल्फर। इन खनिजों में उनके रासायनिक सूत्रों में पानी शामिल होता है। इसमें हाइड्रोसिलिका भी होता है जिसमें पानी होता है। इसके फार्मूले को भी वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की स्थितियों का उपयोग करके उगाने के साथ प्रयोग किया है और अल्फाल्फा की कटाई में सफलता पाई है। अल्फाल्फा की कटाई से शलजम और सलाद जैसी अन्य फसलों के विकास में सुधार करने में भी मदद मिली है। जबकि लाल ग्रह पर पानी उपलब्ध हो सकता है, मंगल पर हवा ज्यादातर कार्बन है। उज्ज्वल पक्ष में डायोनेक्साइड और हम मंगल ग्रह ऑक्सीजन संस्थान
संसाधन उपयोग प्रयोग हैं। मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है, जो भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर ऊर्जा स्रोतों के लिए सौर हवा और भूतापीय ऊर्जा कुछ आशाजनक विकल्प हैं। सौर ऊर्जा कमजोर, सूर्य की रोशनी और धूल भरी आंधियों के कारण मंगल ग्रह पर कम प्रभावी है, लेकिन पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा विश्वसनीय विकल्प के रूप में काम कर सकती है। इन स्रोतों के साथ मानव संभावित रूप से मंगल ग्रह पर जीवन बनाए रख सकता है। लेकिन आइए हम अपने सहोदर ग्रहों की तुलना पर वापस आते हैं। जबकि मंगल और पृथ्वी दोनों के पास है, चंद्रमा और मंगल के पास भी उनमें से दो हैं। सूर्य और तारे के गुरुत्वाकर्षण ध्रुव के निकट होने के कारण बुध की तरह शुक्र के पास भी शून्य है। बुध के पास अपने चंद्रमा को बनाए रखने की क्षमता नहीं है। बुध की परिक्रमा करने वाले किसी भी चंद्रमा के या तो ग्रह से टकराने या खींचे जाने की संभावना है। सूर्य की कक्षा में प्रवेश करना सब कुछ स्पष्ट और समझने योग्य है, लेकिन शुक्र के चारों ओर चंद्रमाओं की अनुपस्थिति शुक्र के भीषण गर्म तापमान के बावजूद वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी यह जीवन के लिए उतना प्रतिकूल नहीं हो सकता है जैसा कि हमने एक बार हाल ही में सोचा था। MIT के अध्ययन में पाया गया कि शुक्र जैसे घोल में 19 अमीनो एसिड पूरे महीने तक जीवित रहते हैं। हाँ, कुछ लोगों को यह पसंद है। रॉकेट लैब और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलकर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान वीनस लाइफ फाइंडर को शुक्र पर एक मिशन पर भेजने के लिए काम कर रहे हैं। यह अंतरिक्ष यान होगा ऑन्टोफ्लोरोसिंग नेफेलोमीटर नामक एक विशेष उपकरण का उपयोग करके वेनुटियन वातावरण में जीवन के संकेतों की खोज करें। और नहीं, मैंने इसे मूल रूप से 2023 में लॉन्च नहीं किया था। मिशन को अब मई 2025 में शुक्र पर आगमन के साथ दिसंबर 2024 तक वापस धकेल दिया गया है। मिशन का लक्ष्य शुक्र के वायुमंडल में कार्बनिक यौगिकों की खोज करना है, जो बादल परत में रहने योग्य स्थितियों की संभावना को इंगित कर सकता है। अंतरिक्ष यान को एक फोटोन एक्सप्लोरर क्रूज चरण और उस नेफेलोमीटर चीज से सुसज्जित एक कॉम्पैक्ट वायुमंडलीय जांच के साथ डिजाइन किया गया है। छोटी जांच नीचे उतरेगी 2020 में वेनुटियन वायुमंडल के माध्यम से बादलों के कणों और कार्बनिक यौगिकों पर डेटा एकत्र करके वैज्ञानिकों ने शुक्र पर फॉस्फीन नामक एक यौगिक खोजने के बारे में एक बड़ी घोषणा की, जिसे जीवन से जोड़ा जा सकता है, जबकि वे अभी भी दूरबीनों या यहाँ तक कि पिछले मिशनों से मिली जानकारी का उपयोग करके इसकी पुष्टि करने पर काम कर रहे हैं। शुक्र ग्रह से प्राप्त पुराने नासा डेटा में छिपे साक्ष्य हो सकते हैं, जो डिस्कवरी पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। शुक्र पर फॉस्फेन की संभावित उपस्थिति ने वैज्ञानिकों के बीच उत्साह और सावधानी बढ़ा दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि उन्हें यह मिलता है तो उन्हें दूरबीनों या नए अंतरिक्ष मिशनों से अधिक डेटा की आवश्यकता होगी। गैस, इसका मतलब यह हो सकता है कि ग्रह के बादलों में किसी प्रकार का जीवन है। यह खोज शुक्र को बेहतर ढंग से समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फॉस्फेट का सीधे पता लगाने के लिए शुक्र पर जांच भेजना इसकी उपस्थिति की पुष्टि करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। 80 के दशक के नासा मिशन ने पहले ही फॉस्फीन का पता लगा लिया था, लेकिन तब वैज्ञानिकों को इसका एहसास नहीं हुआ था। अब गैस की मौजूदगी के किसी भी नजरअंदाज किए गए सबूत को उजागर करने के लिए इस डेटा का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। इससे यह भी पता चल सकता है कि यह यौगिक दशकों से शुक्र के वायुमंडल में है। इसके स्रोत के बारे में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हर कोई इस व्याख्या से सहमत नहीं है, जो वैज्ञानिकों के बीच खोजी गई गैसों की वास्तविक प्रकृति के बारे में बहस का कारण बनता है। अन्य मिशनों के पुराने डेटा भी शुक्र पर फॉस्फेट के बारे में सुराग दे सकते हैं, जबकि नए अंतरिक्ष यान इस ग्रह का पता लगाने जा रहे हैं। संभव है कि इस रहस्य को खोलने की कुंजी दशकों पुराने मिशन रिकॉर्ड में छिपी हो। कुल मिलाकर शुक्र के लिए 46 अंतरिक्ष मिशन हुए हैं, जिनमें कुछ फ्लाईबाई भी शामिल हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण मदद करता है। पिछली बार जब हमने सफलतापूर्वक शुक्र पर एक अंतरिक्ष यान उतारा था, वह जून 1985 में था। वेगा 2 मिशन का हिस्सा तो आइए देखें कि वीनस जीवन खोजक क्या खोजेगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।
यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।